आपने कितने सारे वनडे कंपटीशन में अपेयर हुए हैं? सर मोर देन 20 प्लस। अंग्रेजी बोलने को लेके एक मिथ है या फिर एक डर है या फिर ऐसा कि उधर ये भाषा उतनी चलती नहीं है यस। और एसएसबी बिना अंग्रेजी के हो नहीं सकता। आपने इसको बैलेंस आउट कैसे किया? 70 to 80% आपको PIQ से मैच कराना ही होगा। मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। कम से कम मैंने 30 से 40 मतलब फुल लेंथ के मॉक टेस्ट लगाए होंगे, जिसमें मैंने मिनी मॉक भी अलग लगाए हुए थे। सर माई द बोर्ड प्रेसिडेंट इज द GTO इटसेल्फ। बोर्ड प्रेसिडेंट फॉर योर डीटीओ? यस सर। मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ओनली द इंडियन कोस्ट गार्ड। आप और भी तो मतलब जगह देख सकते हैं, आपने इतने सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, NDA CDS वगैरह सब दे रखे हैं, फिर एक कोस्ट गार्ड ही क्यों? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज मैं कमल, आपका एसएसबी मेंटर, आपके बीच में हूँ एक रिकमेंडेड कैंडिडेट असिस्टेंट कमांडेंट फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड श्रेय दुबे के साथ। आज इस पॉडकास्ट में हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कैसे इन्होंने कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपेयर हुए, कैसे इनको असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड के बारे में पता चला, कैसे इन्होंने अपने रिटन की तैयारी की, कैसे इन्होंने अपने PSB की तैयारी की और कैसे इन्होंने फाइनली अपना SSB क्लियर किया, वो भी अपने पहले ही अटेम्प्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवर टू श्रेय दुबे। हाय श्रेय दुबे, थैंक यू सर। हाउ आर यू? फाइन सर। तो श्रेय, पहले तो ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं, आपका परिप्रेक्ष्य क्या रहा, परिवार में क्या रहा, अभी तक आपने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अपेयर किए और कैसे आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पता चला? सर मेरा नाम श्रेय दुबे है। मैं सर छिबरामऊ से आता हूँ, जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में एक सर छोटी सी तहसील पड़ती है। वहाँ से सर मैंने काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स के स्टार्टिंग में दिए थे, इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, और अभी रिसेंटली मैं UPSI का भी पेपर दिया था और CDS FCAT के भी एग्ज़ाम्स देता रहता था। उसी सर दरमियान मैंने सर CG CAT का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैंने रिटन पास किया था। उसके बाद सर PSB हुआ था, जो कि हमारे सर गोवा में हुआ था। अच्छा। स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है, उसको मैंने क्लियर किया था। उसके बाद सर अभी SSB इसका हुआ था नोएडा में ही, वो मैंने क्लियर किया था, जिसको सर FSB बोलते हैं इसमें। अच्छा, FSB। यस सर। ठीक है, वो 4 डेज़ की प्रोसेस रहती है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वनडे कंपटीशन लाइन में ही आए यस सर। और आपका ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट हुआ? सर 2024 में। 2024 में। यस सर। और आप इस वनडे लाइन में हैं कब से? सर आफ्टर माई क्लास 12th 2021 में सर मेरा क्लास 12th कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। तो आपने कितने सारे वनडे कंपटीशन में अपेयर हुए हैं? सर मोर देन 20 प्लस। मोर देन 20 प्लस? यस सर। अच्छा, जैसा हमने सुना कि आपने काफ़ी सारे RW के बैचेस लेके और वनडे एग्जामिनेशंस के लिए यस सर। प्रिपेयर किए थे। इंक्लूडिंग सर अगर यूपी पुलिस की बात करी जाए तो सर खाकी बैच में भी इनरोल था। अगर SSC की बात करी जाए तो सर नवीन सर का फाउंडेशन बैच चला था हिस्ट्री वगैरह का, उसमें इनरोल था। अभी रिसेंटली मैं प्रतिज्ञा बैच में भी इनरोल था। तो सर काफ़ी सारे बैचेस में इनरोल था, वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। तो वहाँ से सर मेरा बेसिक्स जो रिटन के लिए होता वो क्लियर हो गया था। मेन था सर SSB के लिए। वो सर मैंने मेंटर से अपनी मदद ली थी और मेंटर ने बताया था मुझे कैसे क्या करना है, उनकी गाइडेंस रही प्रॉपर, और सब कर लिया था सर मैंने। ठीक सर। तो अभी डिस्कस करते हैं कि ये असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में और कोस्ट गार्ड के बारे में आपको बेसिकली कहाँ से पता चला? सर कोस्ट गार्ड एक्चुअली मैं UPSC CAPF का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो हम्म। उसमें असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं सब पैरामिलिट्री फोर्सेस हम्म। में। उसी सर दरमियान मुझे पता चला था कि इंडियन कोस्ट गार्ड में भी असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, जिसमें सर रिटर्न पास करना होता है और SSB होता है। अच्छा। सेम लाइक CDS और NDA होता है। अच्छा, CDS और NDA की तरह ही इंडियन आर्म फोर्सेस में एक कमीशन रैंक के लिए असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड की भी फॉर्म आती है। यस सर। तो साल में एक बार आता है या 2 बार? सर साल में एक बार होता है। साल में एक बार होता यस है। सर। अच्छा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर सिमिलर है SSB की तरह? सर सेम नहीं है, बट अलग कह सकते हैं। कैसे सर? क्योंकि इसमें सर रिटन एग्ज़ाम होता है, CG CAT जो होता है, उसमें सर वही सेम जो मैंने वनडे एग्ज़ाम्स में पढ़ा था वही 25 नंबर की इंग्लिश, मैथ, GK, रीजनिंग, वही सारे क्वेश्चंस होते हैं सेम एज लाइक जो FCAT में भी होते हैं। तो वो मुझे काफ़ी रिटन एग्ज़ाम में मदद कर रहा था। उसके बाद सर इसमें क्या होता है, SSB में सर 5 डेज़ की प्रोसेस होती है, जिसमें फर्स्ट डे में स्क्रीनिंग होती है और बाद बाकी 4 डेज़ में साइक, GTO और इंटरव्यू होता है। बट यहाँ पे सर क्या होता है, इसमें स्क्रीनिंग पहले कराते हैं, जिसको सर PSB बोलते हैं। उसमें स्क्रीनिंग होती है बेसिक, क्योंकि वहाँ से सर जितने भी बच्चे होते हैं 70% पब्लिक बाहर हो जाती है। वो मेन होता है सर, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो हमारी पहली मुलाकात PSB के लिए से हुई थी? सर PSB के लिए। फिर अच्छा। उसके बाद PSB कंप्लीट हो गया था सर। उसके बाद 2-3 महीने बाद सर FSB हुआ था, जिसमें सर बाकी जो टास्क होते हैं साइक, GTO और इंटरव्यू, वो मेन होता है। वो उसको सर क्लियर कर लिया जाता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग होती है। चलो, बहुत बढ़िया। तो श्रेय, चलो अब बात करते हैं SSB के बारे में। यस सर। तो जो जैसा कि हम एक साथ रहे हैं लगभग 3 से 4 महीने तक यस सर। और काफ़ी हमने काम भी किया। तो जैसे जो आपने अपना बैकग्राउंड बताया जहाँ से आप आते यस हैं, सर।
अंग्रेजी बोलने को लेके एक मिथ है या फिर एक डर है या फिर ऐसा कि उधर ये भाषा उतनी चलती नहीं है यस और एसएसबी बिना अंग्रेजी के हो नहीं सकता। आपने इसको बैलेंस आउट कैसे किया? सर एक्चुअली मैं इंग्लिश तो मतलब उस एरिया में कोई बोलता नहीं है। काम किया था सर मैंने अपनी जीडी वगैरह से स्टार्टिंग में मिरर से प्रैक्टिस की थी। कोई भी टॉपिक उठा लेता जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई टॉपिक अभी रिसेंटली के शांति बिल उठा लिया। मैंने उसके बारे में सर पहले यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख ली, नोट्स बना लिया। फिर मैं ऐसा इमेजिन करता था कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। अब मिरर के सामने सर मैं ऐसे बोलता था। धीरे-धीरे पहले स्टार्टिंग में टूटी-फूटी इंग्लिश करता था। फिर मैं वीडियोज़ बनाता था और फिर लास्ट में वीडियोज़ को रिव्यू करता था कि इसमें कहाँ पे मैं गलती कर रहा था। धीरे-धीरे ऐसे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करी, सो 2-3 महीने में इसको सॉर्ट आउट कर लिया। इतना बड़ा कोई सा हर्डल महसूस नहीं हुआ था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस तो सर। अब हम आपके एसएसबी की जर्नी के बारे में बात करते हैं। पीएसबी जैसे आपने बताया एक अलग प्रोसीजर है, जैसे नॉर्मल एसएसबी में डी1 होता है यस सर। ट्रेनिंग का, ठीक है? वो हो जाता है। हम आपके एफएसबी पे बात करते हैं जो रिसेंटली आपने उसमें रिकमेंडेशन हासिल यस किया सर। है। ओके, तो आपका 3 पार्ट जो आपने बताया था दैट इज़ मनसा, वाचा एंड कर्मणः। यस सर। तो मनसा से शुरू करते हैं। हाउ वाज़ योर साइक? आपका साइक टेस्ट कैसा रहा? सर साइक में स्टार्टिंग होती है सर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो कि टेट होता है। उसमें सर 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिसमें से 11 नॉर्मल पिक्चर्स होते हैं, 12th ब्लैंक लिखना होता है। हुँ, हुँ। तो उसमें सर जो 11 जो क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हुई होती हैं वही बेसिक्स होती हैं अच्छा। और जिसमें हम लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी। हुँ, हुँ। टैट में और सर नॉर्मल जो हम लोग पीपीडीटी करते हैं उसमें डिफरेंस ही होता है सर। टैट में हमें एक्शंस ज़्यादा दिखाने होते हैं क्योंकि वहाँ पे हम सर सामने नहीं होते अपने एक्शंस बोलने के लिए। जो साइक के पास में हमारा डोजियर होता है वही हमारे लिए सब कुछ होता है। तो वहाँ पे सर हमें एक्शंस ज़्यादा दिखाना होता और है। ये एक्शंस आपके पीआईक्यू जो एक फॉर्म भरवाया जाता हाँ है, उससे कितना रिलेटेबल सर होना चाहिए? सर 70 टू 80% आपको पीआईक्यू से मैच कराना ही होगा। अगर नहीं मैच होगा तो सर पर्सनालिटी अलग हो जाएगी। तो क्या आपका फॉर पहले दिन में ही 70 टू 80% मैच हो गया था? सर अराउंड मेरी सर 7 टू 8 जो स्टोरीज थी वो ऑलरेडी सर लिंक कर रही थी हमारे पीआईक्यू से क्योंकि सर गुड। मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था। हुँ, तो 2 में सर मैंने अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड बना दिया था। हुँ। स्कूल में सर मैं कैप्टन रहा था तो एक लीडरशिप की वहाँ से निकल आई थी और सर बिज़नेस भी था तो बिज़नेस रिलेटेड मैंने एक स्टोरी बना दी थी अपनी। तो ऐसे ही करके सर मैंने कोशिश करी थी अपने पीआईक्यू से लिंक कराने के लिए क्योंकि ठीक है। वो मैच होती है और पर्सनालिटी। डब्ल्यूएटी के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए? काफ़ी वर्ड्स सर रिपिटेटिव थे जैसे नॉर्मल सीडीएस वगैरह में जो वर्ड्स आते हैं वो हुँ। रिपिटेटिव थे। हुँ, कुछ सर नेगेटिव वर्ड्स भी थे। उन नेगेटिव वर्ड्स से सर हमको नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ लेके जाना होता है। हुँ। जैसे डेथ का हो गया और भी कई सारे वर्ड हो गए तो उनको सर पॉजिटिव वे में लेके जाना होता है। ओके, वो ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर एसआरटीज़ थी। मैंने सर 60 एसआरटीज़ होती है, मैंने सर 57 करी थी। 3 नहीं हो पाई थी, टाइम तब तक कंप्लीट हो गया था। अच्छा, 3 बस आप हाँ, 57 अटेम्प्ट किए, यस सर। वेरी गुड अटेम्प्ट। और एसटी फिर कैसा रहा आपका? फिर एसडी में सर अपने पेरेंट्स का ओपिनियन होता है, अपने मतलब ब्रदर का होता है, हुँ। पेरेंट्स का होता है एंड व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन योरसेल्फ एक ये था। ऐसे करके 5 जो होते हैं वो ऑलरेडी आप पहले से ही प्रिपेयर कर चुके हो तो वहाँ पे आपको कुछ न्यू नहीं लिखना होता है। जो आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोचते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं घर का काम में उनकी मदद करता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं वही वहाँ पे लिखूँगा, कुछ नया नहीं लिखूँगा। मेरे फ्रेंड्स ये सोचते हैं मेरे बारे में कि मैं कॉम्पिटिटिव रहता हूँ, जैसे मैं उनसे कभी क्रिकेट में कॉम्पिटिशन करता हूँ, पढ़ाई में भी करता हूँ मार्क्स से रिलेटेड में, तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे मेरे बारे में सोचते हैं। वही चीज़ मैंने वहाँ पर लिखी थी। टीचर्स मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल ऐसा रहता हूँ कि मैं जो वीक बच्चे होते हैं, उनको मैं पढ़ाने में मदद करता हूँ, उनको आगे लेके आता हूँ और मैं को करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करता हूँ। जैसे मेरी गार्डनिंग वगैरह हॉबीज़ भी थी और मैं डांस वगैरह था, ग्रुप सॉन्ग वगैरह था तो ये तो सारी चीज़ आपने इंक्लूड की। तो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी थी सर। ओके, ऐसे tell the audience about the importance of the practice in the psych test. How many attempts you have given before the real SSB for the psych test, and what was the role of the mentors in your सर preparation? आई थिंक द रोल ऑफ सर साइक इज़ मोर बिकॉज़ साइक में सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप सर कितने नंबर ऑफ टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सर 2 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट करना है और मतलब इतना भी मतलब टाइम नहीं मिलता जो आप वहाँ पे सोच सकें क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से ही पिक्चर की प्रैक्टिस कर चुके हो। क्योंकि मैंने सर इतने मल्टीपल टेस्ट दे लिए थे 2-2 घंटे के प्रॉपर सेटिंग के साथ में, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी मतलब जब स्टोरी चल रही थी वहाँ पे जैसे 4 मिनट मिल रहे थे, मैं पहले ही कंप्लीट करके बैठ रहा था। अच्छे खासे उसमें एक्शंस भी डाल रहा था। बहुत सही, बहुत तो सही। मतलब वहाँ पे सर मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। कम से कम मैंने 30 से 40 मतलब फुल लेंथ के मॉक टेस्ट लगाए होंगे जिसमें मैंने मिनी मॉक भी अलग लगाए हुए थे, वैट के अलग पूरे-पूरे सेट्स लगाए हुए थे, एसआरटीज़ के भी लगाए थे। वैट तो सर लगभग मेरा 90% वैट मैच हो गया था। कुछ 2-3 वर्ड्स ऐसे अलग से थे जो मुझे देखने पड़े थे और सेम स्टैट में हुआ था। अच्छा। सेम वही स्टोरीज़ जो ऑलरेडी प्रैक्टिस 400 प्लस जो
फोटोज थी, तो उसमें आप प्रैक्टिस कहना करी थी। चाह रहे हैं कि एसएसबी के साइक पार्ट में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, यस सर, उसमें प्रैक्टिस इतना आपने कर लिया था कि 90% चीज़ें आपके मैच हो जाती, प्रैक्टिस से मैच हो रही मैच थी। हो गई थी। यस ओके, सर, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, श्रेय, तो एसएसबी के दूसरे पार्ट जो कि है आपका जीटीओ पार्ट, हम यस सर। उस पे चलते हैं। सो हाउ वाज़ योर जीटीओ एंड व्हाट वाज़ द एज यू हैड टेकन इन द जीटीओ एस्पेक्ट? Actually, sir, my the board president is the GTO itself. So, बोर्ड प्रेसिडेंट वाज़ योर जीटीओ? yes, sir. मतलब आपका जो जीटीओ थे वही उस बोर्ड के प्रेसिडेंट भी Yes, थे? sir. दैट्स ग्रेट, दैट्स So he was quite impressed with me because as I did well in the GTO itself, I done sir 12 individual obstacles as well. ओके, गुड श्रेय। तो आप अपने जीटीओ की जर्नी को थोड़ा डिटेल में बताइए। Okay, sir. आपका जो सबसे पहला टास्क था ग्रुप डिस्कशन, Yes, sir. उसमें आपके टॉपिक्स क्या-क्या थे? सर टॉपिक्स ये था सर, हमारे जो मॉडर्न सिटीज़ हैं उनका सर टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, उसका मेन कारण क्या है। सो सर इन माय जीडी द मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर टेलिंग अबाउट द डिफॉरेस्टेशन। Okay, it could be the one of the cause that the because of the deforestation that the temperature of the cities is increasing, but it is not only the one of the cause. अच्छा, तो डिफॉरेस्टेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये ज़्यादातर बच्चों ने लीड लिया। यस सर, तो आपने क्या लिया फिर? मैंने भी इसी को सर कंटिन्यू किया, बट मैंने उनसे ये बोला था सर डिफॉरेस्टेशन है बहुत बड़ा कारण, बट सेकंड इसका अर्बनाइजेशन भी बहुत बड़ा कारण है, और जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है। तो और उसमें बाइक काफ़ी सारे मैंने डायमेंशन को ऐड कर दिया। फिर लास्ट में मैंने इसको सॉल्यूशन के रूप में भी बताया कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जैसे सर पीएम सूर्य घर योजना है उसको भी यूज़ कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट स्कीम्स भी यूज़ कर रहे हैं। मैंने मल्टीपल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी इसमें इंक्लूड कर दी थी, तो वहाँ से तो काफ़ी इम्पैक्ट अच्छा हो गया था। जब मैं अच्छी स्कीम्स बता रहा था तो सर लोग मुझे सुन रहे थे, और जो बच्चे सर डिफॉरेस्टेशन और उनकी बात कर रहे थे तो उनकी हाईलाइट नहीं हो रही थी, उनको पब्लिक नहीं देख रही थी। तो आपके पास कंटेंट और टू द पॉइंट यस पॉइंट सर। था, ठीक है? तो इतने सारे टू द पॉइंट इकट्ठा कहाँ से किया? सर जीडी के लिए सर नॉर्मली सर मैंने अपने मेंटर से पूछा था, वो मेरे को प्रॉपर गाइड करते रहे थे, तो उस हिसाब से मुझे मॉडर्न टॉपिक्स बताते रहे थे कि इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे सर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था, और मैंने वहीं ग्लोबल वार्मिंग वाली टॉपिक को यहाँ से लिंक कर दिया था। वहीं मैंने उनको सर आर्टिफिशियल रेन के बारे में बताया था कि एरोसोल से हम लोग कैसे रेन वगैरह करा सकते थे, तो मतलब वो काफ़ी मदद किया हुआ था मेरा। ओके सर, दैट्स ग्रेट फॉर द जीडी पार्ट। यस अब हम आपकी जीपी के लिए डिस्कस करते हैं। सर। तो जीपी कैसा रहा आपका, और कितने प्रॉब्लम्स थे, और आपने क्या कॉमन नरेशन आपने दिया था या नहीं? नो सर, कॉमन नरेशन मैंने नहीं दिया था जीपी में। सर ग्रुप प्लानिंग नॉर्मल सेम थी जो नॉर्मल हम लोग करते थे क्लास में, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट सर इंजर्ड पर्सन होता है उसको बचाना होता है, फिर उसका सब फिश प्लेट्स होती हैं रेलवे की, वो था एक। थर्ड पे सर एक था डैम टूटने वाला था तो उसको बताना था। फोर्थ नंबर पे सर एक शिप थी, वो उसकी किसी ओल्ड लेडी की खो गई थी, उसको बचाना था। ये 4 प्रॉब्लम्स थी हमारी सर जीपी में, उसको सर हमको सब प्रॉपर टाइम से पहले कंप्लीट करना था। तो आपने कर लिया था? यस सर, कंप्लीट हो गया था हमारा। तो जैसा मुझे याद आ रहा है, क्लासरूम में थोड़ा सा तुम्हारा सॉल्यूशन रुक जा रहा था यस लास्ट सर, में जाके, लास्ट में वो कंप्लीट नहीं हो प्रैक्टिस पा के रहा। थ्रू सर कंप्लीट हो गया था। उधर हो गया था यस कंप्लीट? सर। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, और पीजीटी के लिए कि तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या रही? सर पीजीटी के सर नॉर्मल वही रहता, जैसे हम लोग सर गांव में भी काम करते हैं तो वही सेम जुगाड़ टेक्नोलॉजी? जुगाड़ से ही काम किया था। मतलब चीज़ें को बैलेंस करना आना चाहिए। हम्म, अगर एक चीज़ कोई ऊपर जा रही है और दूसरी नीचे आ रही है तो उसको बैलेंस करना है, यही पीजीटी है। नॉर्मल लोग उसको बेकार में बड़ी प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो वो जो बहुत सारे नॉट सीखते हैं अलग अलग प्रकार के, क्या वो रियली जरूरत है कि ऐसा जुगाड़ कोई टेक्नोलॉजी से कुछ काम नहीं हो? जरूरी सर, कोई भी जरूरी नहीं रहता है। नॉर्मल जैसे नॉट्स बांधते हैं वैसे बांधे, बट टाइट होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, बैलेंस होना और चाहिए। कहाँ उन चीज़ों को फंसाना है, ये आइडिया होना हाँ, चाहिए। ये होना चाहिए। और सर एक ऑब्स्टेकल खुद कहता है कि आप मुझे किस तरह से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक पोल था, उसमें सर होल था। अब वो होल खुद कह रहा था कि आप इसमें बल्ली लगाएं। अब जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। तो वो सर होल ऑब्जर्वेशन। खुद कह रहा था यहाँ पे बल्ली लगा के आप आगे जा सकते हैं। तो सर सबसे पहले अगर पीजीटी को अच्छा करना है तो आप अच्छे से स्ट्रक्चर को देखें। जब भी आपको जीटीओ लेके जाएगा वो हर स्ट्रक्चर के बारे में आपको ब्रीफ कर रहा होगा, तो आप एक कान से उनकी ब्रीफिंग तो सुन रहे होंगे, बट साइमल्टेनियसली आप हर स्ट्रक्चर को उस समय देख रहे होंगे। जितनी मोस्ट ऑफ द पब्लिक होगी वो पहले ही देख रही होगी। जो फर्स्ट पीजीटी होता है उसी वो तो नॉर्मल सा प्लैंक से हो ही जाता है, सेकंड भी हो जाता है। यहाँ पब्लिक भागेगी, कोई प्लैंक छीनेगा, कोई कुछ छीनेगा, डजंट मैटर एट ऑल, कीप काम। थर्ड वाले में लोगों के पास आइडियाज खत्म हो चुके हैं, जब तक थर्ड फोर्थ आता है वहाँ पे सर यूज होगा। आपने
प्रीवियस में प्रैक्टिस कैसे करी है, आपने क्या उनको स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा है, आपने उन पे अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है, वो मैटर करती है। वहाँ पे आपको फॉरवर्ड भी बनाना, बैकवर्ड भी बनाना। स्टार्टिंग में फॉरवर्ड बनाना, और जब फोर्थ में वहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बनाने पड़ेंगे आपको, तब वो ज़्यादा मैटर करता है। यही ईजी रहता है चलो पीजीटी में। बहुत सही। हमारे लेक्चर के टॉपिक क्या कहते हैं सर? सर मेरा इंडो रशियन रिलेशन का था, और एक सर इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन का था। मैंने इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन को ही वो तो चुना। क्लास में हमने बहुत बार डील किया था। वही उसी को मैं लिखेगा। एक टूरिज्म का भी था सर, और एक वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड था। तो मैंने सर इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन को अच्छे से लीड किया। इसमें मैंने अच्छी चीज़ें भी बताई थी कि ऑनलाइन एजुकेशन एक तमिलनाडु में रह के टीचर, एक राजस्थान में गांव में रह के बच्चे को पढ़ा रहा है। सबसे अपना अच्छा तो यही देख लीजिए, रोजगार विद अंकित को ही देख लीजिए आप। नॉर्मल से कहाँ गांव से बच्चे पढ़ रहे हैं, सबसे हाँ। बड़ा तो यही हो गया सर। जो एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन आया वो ऑनलाइन की वजह से ही आया। वो सर मैंने उनको बताया था कि कोविड के टाइम से जो ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया में बढ़ी है सर, अब गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, पहले हाई फीस वगैरह में नहीं पढ़ पाता। तो मैंने इस चीज़ को वहाँ पे उनको हाईलाइट भी किया था, और इसकी वजह से सर काफ़ी एम्प्लॉयमेंट हो रहा, काफ़ी जो नए मतलब बच्चे होते हैं वो अच्छा नॉलेज गेन कर लेते हैं, उनको सर यूट्यूब पे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मिलता है, और इससे सर इकोनॉमी वगैरह भी बूस्ट होती है। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स अपने लेक्चरेट में रखे थे। बहुत सही, बहुत सही। आवाज़ अच्छी रखी थी, उससे हो गया था। तो वो आवाज़ तो प्रैक्टिस से ही आएगी। हाँ, वो प्रैक्टिस से ही आनी है सर। ठीक ठीक। अब हम एसएसबी के तीसरे स्तंभ जो कि है हमारा पर्सनल इंटरव्यू, उस पे हम बात करते हैं। तो तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा श्रेय? सर पर्सनल इंटरव्यू में सर एक्चुअली मैं जब मैं घुसा था, तो जैसे इंटर में किया वहाँ पे, तुरंत ही वो मेरे को तुरंत ही बोलते हैं सर हैप्पी बर्थडे, क्योंकि उस दिन ही मेरा बर्थडे था। अच्छा, और पीआई के फॉर्म में तुमने मेंशन किया होगा। मेंशन किया था मैंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एकदम ही चौंक जाता था कि एकदम ही हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं सर। तो मैं बोलता ओके थैंक यू सर। फिर उसका बैठते हैं हम लोग, नॉर्मल डिस्कस करते हैं, और मोस्ट ऑफ द सर 70 to 80% पीआईक्यू से क्वेश्चंस थे। अच्छा। उन्होंने सर मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा, फादर के बारे में पूछा, उसके बाद जो मैं बिजनेस कर रहा था उसके बारे में पूछा, और जर्नी के बारे में पूछा कि आपने वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे दिए थे। उसके बाद में सर उन्होंने पूछा था 2024 से 2026 के बीच में आप 2 साल गैप रहे हो, आप इसमें क्या सीखे, ऐसा तो नहीं आप प्रॉपर फेलियर रहे हो। तो मैंने उनको बताया सर हर एक एग्जाम मुझे नई नई चीज़ें सिखाता गया था। फिर वो एक मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ओनली द इंडियन कोस्ट गार्ड, आप और भी तो मतलब जगह देख सकते हैं, आपने इतने सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, एनडीए सीडीएस वगैरह सब दे रखे हैं, फिर एक कोस्ट गार्ड ही क्यों? तो मैंने उनको अच्छा सा जवाब दिया था। सर बेसिकली ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है सर इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना। कलर सर कैमोफ्लेज का कोई भी हो, चाहे ओलिव ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, चाहे वाइट हो, मेन मोटिव हमारा है सर आर्म फोर्सेस में जाना। और वो जाहिर सी बात है, अगर सर मेरा एनडीए में हो जाता, सीडीएस में हो जाता, तो जाहिर सी बात है मैं सर आता ही नहीं यहाँ पे। तो वो शायद उनको मेरा काफ़ी अच्छा आंसर लगा हो। फिर लास्ट में वो मेरे फैमिली के बैकग्राउंड में पूछते हैं, और उसमें सर सीआईक्यू बेस्ड के क्वेश्चन 3 थे। अच्छा। वो सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे सर। एजुकेशनल बैकग्राउंड का था, एक फैमिली वाला था, और एक पर्सनल वाला था। 3 थे सीआईक्यू, उसका कर लिया था। फिर स्पोर्ट्स से पूछा था कि आप स्पोर्ट्स में अच्छा डाल रखे हो, तो मैंने क्रिकेट डाल रखा था। तो क्रिकेट के बारे में पूछ रहे थे, आईपीएल कैसा क्या चल रहा, कौन आपका फेवरेट प्लेयर है, और शॉट्स वगैरह उसके क्या फेमस हैं। तो मैंने बताया था सर मेरा विराट कोहली है, उसका मुझे कवर शॉट अच्छा लगता है। तो ऐसे वो पूछते गए तो मैं बताता गया था। फिर लास्ट में वो नेशनल और इंटरनेशनल की तरफ आ गए थे, कि वो पूछते हैं नेशनल में कि कोई 3 न्यूज़ बताओ और इंटरनेशनल में बताओ। फिर वो मुझसे पूछते थे कि अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में चल रहा है उससे इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मैं उनको बताता था कि एलपीजी तो 80% अपना कतर से ही आ रहा है, और वर्ल्ड का 25% वहीं से आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। तो वो पूरी सर जितनी भी अपनी एनर्जी नीड्स है वो मतलब दिक्कत वहाँ से हो रही है। तो वो सारी चीज़ें मैं उनको बताया था। उन्होंने बताया इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो मैंने उसको अल्टरनेटिव बताया था सर हम लोग कोल से भी इस समय बना सकते हैं सेम गैस वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह। तो उसकी तरफ अब सरकार जा रही है। फिर वो मुझसे पूछते हैं आपने सर बिज़नेस वगैरह भी कर रखा है, बिज़नेस के बारे में बताइए। तो मैंने उनको बिज़नेस के बारे में भी बताया था। यही नॉर्मल चीज़ें थी। मोस्ट ऑफ द 70 to 80% पीआईक्यू था, और जो करंट अफेयर्स जो डेली पढ़ रहे थे। करंट अफेयर्स का सर आई थिंक क्योंकि पीआईक्यू का तो सभी का सेम रहता है, मेन सर करंट अफेयर्स में होता है कि आप सर डेली डे टू लाइफ में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। वो आप ये देखना चाहते हैं कि आप देश दुनिया से अवेयर हैं कि नहीं हैं, प्रॉपर अच्छे कैंडिडेट हैं कि नहीं हैं। तो वो सर करंट अफेयर्स जो आपको नॉर्मल
नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा सा एज दिला देता है। बिल्कुल, जब बिल्कुल। मैं वहाँ से उनसे बात कर रहा था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में उनको बता रहा था, तो उनको ये लग रहा था कि ये ऑलरेडी अच्छे से पढ़ के आया है, उसको जानकारी है। तो शायद नॉर्मल बच्चे से इनको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएँ, तो वही कारण रहा होगा मेरा रिकमेंडेशन का। तुम्हारे नोट्स काम आ गए जो हाँ। तुम क्लासरूम के समय बनाते थे? यस सर, वो काम आए थे, सबसे ज़्यादा वही था सर। ओके ऑडियंस, श्रेय जब हमारे क्लासरूम में थे तो करंट अफेयर्स के नोट्स इनके हमेशा अपडेटेड रहते थे। अगर मैंने एक टॉपिक दिया तो ये 1.5 पढ़ के आता था। मतलब उससे लिंक्ड जो 1-2 टॉपिक और है उसको भी पढ़ के आ जाता है। सर ये वाला इससे ऐसा वाला लिंक होगा, और हमेशा प्रेजेंटेशन के लिए ये सबसे आगे खड़े रहते थे। मतलब लीडिंग एज इनका प्रिपरेशन में ही था, वहाँ से इनको मिला। और मॉक इंटरव्यूज़ कितना मदद किया? सर मॉक इंटरव्यूज़ तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे सर सबसे ज़्यादा डर लगता है कि आप एक इंसान से मिलने जा रहे हो, तो अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं करी है बैठने की और अच्छे नॉर्मल कैजुअल तरीके की बात करने में, तो शायद कोई बंदा वहाँ पे घबरा सकता था। तो ऑलरेडी मैंने सर 25 से 30 इंटरव्यूज़ दिए होंगे मॉक। तो वो सर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल किया, क्योंकि वहाँ पे मुझे बिल्कुल नॉर्मल से बात कर रहा था, कोई घबरा नहीं रहा था, ना कोई लेग मूवमेंट था, ना कोई हैंड मूवमेंट था, बिल्कुल ईज़िली बात उनसे कर रहा तो था। ये 25 से 30 तुम्हें एसेसर मिले कहाँ? कहाँ से ढूँढे इतने सारे? सर मल्टीपल दे रहा था मॉक इंटरव्यूज़, तो अच्छा। धीरे-धीरे मतलब कभी भी किसी को भी देने लगता है, एसएसर्स का तो रहता ही अच्छा रोल, वो अच्छा होता है, बट मैं कभी-कभी अपने एल्डर्स को भी देने लगता था, फादर को भी देने लगता था कि चलिए आज आप मेरे बारे में कुछ भी मुझसे पूछिए। तो धीरे-धीरे, क्योंकि वहाँ पे सर अननोन लोग से मिलना है, तो अननोन जब तक आप पर्सनैलिटी से नॉर्मल जैसे आप किसी को जानते हो, तो वहाँ से उनसे एक बार डर नहीं लगेगा, आप उनसे फ़ैमिलियर नहीं हो पाओगे जब तक आप अननोन लोग से नहीं मिलेंगे। और बिल्कुल, जब बिल्कुल। अननोन से जब रहता था तो बेटर उससे फ़ायदा। गुड। हम लोग कितनी बार मिले थे इंटरव्यू के लिए? सर तकरीबन 10 से 12 बार सर, अलग-अलग टॉपिक्स पे रहा था। कभी पीआईक्यू पे, कभी डिफेंस रिलेटेड पे, अ, कभी अलग-अलग। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। ओके, तो अभी तो इसमें रिकमेंडेशन हो चुका है, यस तो सर। क्या इतने पे सेटल होना है या फिर आगे कुछ और देखना है? सर अभी रिकमेंडेशन के बाद में एकेडमी जाते हैं, उसके बाद सर सिविल सर्विसेज़ के लिए देखूँगा अगर हो सकता है, तो अगर टाइम मिला मुझे तो। वेरी गुड। आपने एफकेट भी क्लियर किया है, यस सर। तो उसकी कब है रिपोर्टिंग? 8th जून को है सर। 8 जून को? यस सर। प्रिपरेशन है? यस सर, सेम बिल्कुल ऐसा ही प्रिपरेशन, उसमें भी यही करना है, रिकमेंडेशन वहाँ से भी लाना है। ठीक है। बहुत सारे हमारे ऑडियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको डिफेंस के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है। यस सर। तुमने रिटन की स्ट्रेटजी क्या रखी? कैसे प्रिपरेशन किया? कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव किया? करंट अफेयर्स कैसे इम्प्रूव किया? और एसएसबी के लिए क्या उनको गाइडेंस देना चाहोगे? सर रिटन एग्ज़ाम जैसे आप वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जो पढ़ते हैं, सेम एज़ यूजुअल वैसा ही रहता है, बट यहाँ पे सर पीवाईक्यू की रिलेवेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वनडे एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पे सर थीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उन थीम्स को आप जैसे-जैसे कंप्लीट करेंगे, आप अपना रिटन एग्ज़ाम निकाल सकते हैं ईज़िली। फिर उसके बाद में सर इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेशन का, क्योंकि मेजॉरिटी जो जनता होती है वो सर स्क्रीनिंग में ही बाहर हो जाती है, और स्क्रीनिंग में वो चेक करते हैं आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, आपका चेक करते हैं कि आप प्रॉपर कॉन्फिडेंस हैं कि नहीं है। बिल्कुल। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब वो सर तभी दूर हो पाएगा जब आप पीछे प्रैक्टिस बहुत किए होंगे बैकग्राउंड में। अब वो सर अगर कोई हिंदी मीडियम का है, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वो सर 2-3 महीने तक का अच्छा सा प्रैक्टिस कर सकता है। कोई भी टॉपिक उठाए, नॉर्मल उसके बारे में चैट जीपीटी करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी अभी हम लोगों के डेवलपमेंट जैसे शांति बिल ही चल रहा है। शांति बिल के बारे में नोट्स बनाए अच्छे से, उसको 2-3 बार पढ़े सर। उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करें। दिमाग में उसके पूरा थीम आ जाना चाहिए कि शांति बिल में ऐसा है, ये चेंज हुआ। धीरे-धीरे उसके सारी चीज़ें आ जाएँगी दिमाग में। फिर वो जब वो बोले, फिर वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करे। फिर धीरे-धीरे ऐसा करता है कि लास्ट में फिर वो मिरर के सामने प्रैक्टिस भी कर सकता है। अगर उसके पास में फ़ोन है सर, तो फ़ोन में वीडियो बना सकता है, ताकि वो खुद देख सकता है कि मैं कहाँ-कहाँ पे अटक रहा है। कितना अब सर परसेंट? सारी चीज़ों को एकदम बाय हार्ट तरीके से लर्न नहीं करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई एसे वगैरह भी मैंने लिखा, अब सर टू द पॉइंट तो उसको याद नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सब पर्टिकुलर थीम, जैसे लेक्चरेट में भी हम एक स्पीच आपने बताया था सर, स्पीच जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और हिस्टोरिकल, ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। जब आपको ये फॉर्मेट याद रहेगा तो आप भूलेंगे ही नहीं कहीं पे। बिल्कुल। सोशल के बारे में बता लिया, हो गया। फिर पॉलिटिकल बता लें, फिर ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे सारी चीज़ें आप बता लेंगे, तो आप कहीं भूलेंगे ही नहीं यहाँ पे। सेम ऐसा ही यहाँ पर होना चाहिए, और जैसे धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप 15 से 20 जैसे ही आप टॉपिक्स के बारे में प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कुछ-कुछ मुझे नॉलेज मिल रही है, और धीरे-धीरे जैसे आप प्रयास करते जाएँगे, चेंज होती जाएँगी चीज़ें। गुड, गुड, ये गुड, रहता है ग्रेट। सर। उनको क्या कहना चाहोगे जो इस दौर में इस प्रिपरेशन
के फेज़ में तुम्हारे साथ रहें। अपने पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? कल को अगर 10 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो और उसमें अगर कोई मैसेज तुम्हें फिर से देख रहे हैं कि हाँ यार, मैं उस समय ऐसा क्या किया था, तो अपने पेरेंट्स के लिए क्या थैंकफुल तुम्हारे वर्ड्स होने वाले हैं और जिनको भी थैंक्स करना चाहो? सर पेरेंट्स का तो सर रोल रहता ही हमेशा, जैसे मैं अगर पढ़ भी रहा हूँ, लेट नाइट स्टडी भी कर रहा हूँ, तो मम्मी मुझे 2 बजे भी चाय बना कर दे रही हैं। हुँ, तो मम्मी-पापा का तो बहुत अच्छा रोल रहता है सर किसी भी बच्चे को बनाने में और बिल्कुल, बिगाड़ने में। बिल्कुल। हुँ, तो मेरी मम्मी का बहुत तगड़ा रोल रहा मुझे पढ़ाने में, हुँ, और एक्चुअली में फादर मेरे डिफेंस में थे, तो मम्मी के ही हाथ में सारी चीज़ें थी, मुझे हुँ, पढ़ाने स्टार्टिंग से लेके और यहाँ तक पहुँचाने में। हुँ, और उसके बाद सर मेरा छोटा भाई भी था, उसका भी अच्छा रोल रहा था, क्योंकि कोई भी चीज़ें जैसे मान लीजिए मैं अगर पढ़ रहा हूँ, अगर काम घर में बता दिया जाता, तो मुझे नहीं करने देता, बता रहा है कि जा आप जब तक पढ़ रहे हैं तब तक मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें। बहुत तो उसका अच्छा रोल रहा था। हुँ, और जब सर मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, तो मेरे सर बड़े भाई हैं उत्कर्ष भैया और अभिषेक भैया, हुँ, तो इनका भी एक अच्छा रोल रहा था मुझे बताने में, पढ़ाने में। और क्योंकि ये ऑलरेडी सर 8 से 10 कॉन्फ्रेंसेस दे चुके थे, हुँ, तो उनको सर वाइड रेंज मतलब पता था कि इनको मतलब ग्रे एरिया कहाँ पर है एसएसबी के। उन्होंने मुझे बताया था कि आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, हुँ, क्योंकि सामने वाला सर जितनी आपकी उम्र नहीं उतना तो उसको एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो आप उसके पास में पहला इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हुँ, वो डेली सर 80 कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं। हुँ, तो उनको तो सबके बारे में सब कुछ पता है, आप उनको झूठ बोल के कुछ चला नहीं सकते हो। बिल्कुल। तो काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। उन्होंने अच्छे से मुझे बताया, उत्कर्ष भैया ने मुझे बताया था कि आपको साइक में कैसे काम करना है। हुँ, और अभिषेक भैया जो थे उन्होंने मुझे जीटीओ के बारे में अच्छे से बताया हुँ, था। और मेरे कमल सर आप ही थे, आपने अच्छा मुझे बताया था इंटरव्यू के बारे में। हुँ, 15 से प्लस इंटरव्यू तो सर आपको ही दिए थे। हुँ, तो इंटरव्यू में सर काफ़ी चीज़ें आपने बताया था, ग्रे एरियाज़ जो हमारी थी, उन पे मैंने अच्छे काम किया। हुँ, और डेली-डेली वो अच्छा रहता है, क्योंकि एक इंटरव्यू में सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल। स्टार्टिंग में सर आपने सीआईक्यू बेस्ड लिया था, हुँ, तो मैंने सीआईक्यू पे अच्छे से काम किया था। हुँ, मतलब इंटरव्यू को 45 मिनट्स को आपने 5 मिनट्स में तोड़ दिया था, हुँ, और उसी 5 मिनट्स को 45 मिनट्स तक ले गए। हुँ, ये जो स्ट्रैटेजी थी सर, ये 100% वर्केबल रही है। हुँ, और इसी का ऐसा रहा सर, आईओ और जीटीओ के और साइग में रिकमेंड तीनों लोगों ने मुझे किया था। और मेरा काफ़ी अच्छे नंबर। वेटिंग टाइम भी बिल्कुल ना के हुँ, बराबर ही था, 1 मिनट था केवल वेटिंग टाइम। तो हम उम्मीद करते हैं तुम टॉप 10 में आने वाले हो। कोशिश कर सकते हैं सर। ठीक, ठीक। बाकी प्रिपरेशन अभी तैयार जारी रखना है यस क्योंकि सर। हमारे एफकेट लगे हुए हैं, यस हमारे सर। सीडीएस लगे हुए हैं आगे चल के, ठीक यस है? सर। तो हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी क्लास में फिर से उसी रिगोरस प्रैक्टिस के साथ, यस सर। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू। ओके सर, थैंक यू ओके, सर। टेक केयर। आप